आज के कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो ये है कि जन्म कुंडली के धन भाव में किसी भी स्थिति में अगर मंगलदेव अकेले बैठ जाते हों, जैसे कि आप देख रहे हैं द्वितीय भाव में मंगलदेव हैं, विराज रहे हैं और अकेले बैठे हुए हैं, जिन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। कोई ग्रह द्वितीय भाव के मंगल को नहीं देख रहा है। वो मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। इस कुंडली के लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव भी उनको एक भाव मिला होता है। उनके साथ उनको एक भाव जन्म कुंडली में मिला हुआ है, तीसरा भाव। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए भी कुछ ऐसे ही बात होती है, जहां पे मंगलदेव त्रिकोण के साथ साथ केंद्र के स्वामी होते हैं। पर कुंभ लग्न की कुंडली के लिए भी वो तृतीय भाव के साथ साथ दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब आचार्य वैद्यनाथ ने क्या बात लिखी? आचार्य वैद्यनाथ लिखते हैं कि किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अकेले जो मंगल बैठे होते हैं वो ना के बराबर फल करने वाले होते हैं। अगर उन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है तो ये मंगल, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा। क्योंकि उन्होंने बात लिखी, क्या लिखा? पहला कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। उसी तरीके से जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल बैठे हों और उन पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे मंगल देव ना के बराबर फल करने वाले होते हैं, शून्य हो जाते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बुध देव शून्य के बराबर परिणाम करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति शून्य, अगर अपनी राशि में बैठे हैं तब तो अच्छा होगा, उच्च के हैं तब तो अच्छा होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो अकेले बैठे हों और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ये ग्रह परिणाम शून्य हो जाते हैं। ठीक उन्होंने शुक्रदेव के लिए लिखते हैं कि जन्म कुंडली के छठे स्थान में शुक्र जो होते हैं वो बिल्कुल ही नगण्य, कमजोर या परिणाम शून्य होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शनि देव को कहा कि यहाँ पे अगर शनि अपनी राशि, अपने उच्च की राशि को त्याग करके अगर किसी अन्य राशि में बैठे हों और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसे शनिदेव भी परिणाम शून्य माने गए हैं, जबकि उनका वो अपना अति विशिष्ट कारक दिग्बल क्षेत्र होता है। पर फिर भी अकेले वहां बैठना उनका दोषों से खाली नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली के उसी भाव में बैठ रहा है, जैसे कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो ये कई बार आपको धन कमाने में, धन बचाने में, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में, पिता की संपत्ति के लाभ में और परिणामों से कई बार दूर लेकर चले जाते हैं। ये बात भी समझनी होगी। लेकिन अब बात और भी आती है कि चलो एक तो ये सिद्धांत रहा, पर उसकी सुरक्षा कैसे होगी? तो उसका निराकरण ऐसे हो जाता है कि अगर जन्म कुंडली के लग्न से केंद्र में चंद्रमा हो या लग्न से केंद्र में गुरु हो या दोनों ही लग्न से केंद्र में हो, दोनों ही एक साथ बैठे हुए हों, तो ये जो दोष है वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लग्न से केंद्र में ही उच्च के चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं। लाभ के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ के अधिपति शुक्रदेव स्वग्रही और दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में। तो जो दोष यहां मंगल को अकेले बैठने का मिल रहा था वो दोष इस वजह से समाप्त हो जाएगा क्रमशः, क्योंकि चतुर्थ स्थान में लग्न से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा उच्च के विराज हैं। जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी मालव्य योग घटित कर रहा है, माता पिता की सेवा करने कराने वाला बन रहा है, और लाभेश होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, धनेश होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो ये सारी ही बातें जो होंगी वो जातक के पक्ष में काम करने वाली होंगी।